आइए एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पिक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रकीर्ण बस्ती किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अवस्थिति के आधार पर बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था संगत या गुंचित बस्ती, दूसरा का प्रकीर्ण बस्ती, विखंडित या प्रक्षिप्त बस्ती। तो मुख्य रूप से भारत के प्रकीर्ण बस्ती किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है। ए मैदानी क्षेत्र, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी पठारी क्षेत्र, डी मरुस्थलीय क्षेत्र। सही ऑप्शन होगा डी मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। गुंचित बस्तियां कहाँ पाए जाते हैं। गुंचित बस्तियां जिसमें घर या मकान काफी नजदीक नजदीक होते हैं, जनसंख्या अधिक होता है और जो मुख्य रूप से कृषि के कार्य में संलग्न रहते हैं। तो कहता है गुंचित बस्तियां कहाँ पाए जाते हैं। ए मैदानी क्षेत्र, बी पठारी क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी मरुस्थलीय क्षेत्र। सही ऑप्शन होगा मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से किस नगर का निर्माण यूरोप वासियों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से नगर ऐसे हैं जिनका निर्माण यूरोप वासियों द्वारा किया गया था। ए सूरत, बी पांडिचेरी, सी गोवा, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा पांडिचेरी। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण यूरोप वासियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी है, इसलिए यूरोप वासियों के द्वारा निर्माण किया गया जो शहर है वह पांडिचेरी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का पहला महानगर कौन था। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। सही ऑप्शन होगा मुंबई। भारत का पहला नगर मुंबई। इनमें से निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी या नहर के किनारे बसती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसती हैं। ए गोलाकार, बी रैखिक, सी त्रिभुजाकार, डी अरीय। गोलाकार जो बस्ती प्रतिरूप है यह बस्ती प्रतिरूप मुख्य रूप से धार्मिक केंद्र के चारों ओर तथा जलाशय या तालाब के चारों ओर बस्ती है, जबकि रैखिक प्रतिरूप जो है वह नदी, सड़क या नहर के किनारे जो बस्तियों का प्रतिरूप पाया जाता है। या रैखिक प्रतिरूप जो है वह मुख्य रूप से सड़क के किनारे, नहर के किनारे या नदियों के किनारे पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो है डेल्टाई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और यह प्रतिरूप जो होता है निश्चित स्थान जहां से कई रास्ते निकले हैं और उन सभी रास्तों पर जो बस्ती दिखाई देता है उन बस्ती प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जो गांव, तालाब आदि के चारों ओर बस जाने से विकसित होती है वह कौन सा प्रतिरूप कहलाता है। अर्थात जो तालाब, झरना के चारों ओर बस जाने से विकसित होती है, इस प्रकार का बस्ती का प्रतिरूप क्या कहलाता है। वृत्ताकार, बी रैखिक, सी आयताकार, डी तारा प्रतिरूप। अर्थात जो गांव, तालाब आदि के चारों ओर बस जाने से बस्ती विकसित होती है वह कौन सा प्रतिरूप कहलाता है। ए वृत्ताकार, बी रैखिक प्रतिरूप, सी आयताकार, डी तारा प्रतिरूप। तो तालाब के चारों ओर जो बस्ती का प्रतिरूप देखने को मिलता है उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रकार प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर जो गांव बसता है वह किस प्रतिरूप में आएगा। ए अरीय प्रतिरूप, बी वृत्ताकार, सी नवकीय, डी ताराकार प्रतिरूप। सही ऑप्शन होगा वृत्ताकार प्रतिरूप। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ए आयताकार, बी सीढ़ीनुमा, सी पंखाकार, डी ताराकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप दो मुख्य मार्ग के प्रतिच्छेदित बिंदु पर मिलते हैं। सीढ़ीनुमा जो बस्ती प्रतिरूप है वह पर्वतीय भाग में मिलते हैं, जबकि पंखाकार प्रतिरूप कोई निश्चित संस्थान से के चारों ओर, कोई निश्चित संस्थान या धार्मिक क्षेत्र के चारों ओर रास्ता निकलते हैं और उस पर जो बस्तियां या गांव पाई जाती है उनके प्रतिरूप को पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। ताराकार प्रतिरूप जो होता है वे मुख्य रूप से डेल्टाई भाग में मिलते हैं। तो यहाँ कहता है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के बस्ती प्रतिरूप होता है, तो सीढ़ीनुमा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है नदी के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। ए अरीय, बी सीढ़ीनुमा, सी पंखाकार, डी तारक। तो ताराकार प्रतिरूप एक ऐसा प्रतिरूप जो नदी के डेल्टाई वाले भाग में पाए जाते हैं। नदियां जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो सागर या समुद्र या किसी खाड़ी में जल विसर्जन करने से पहले वहां पर मलबा, त्रिभुजाकार मलबा बिछा देती है जिसको बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा मैदानी क्षेत्र के किनारे किनारे जो बस्ती पाई जाती है उसके प्रतिरूप को तारक प्रतिरूप कहते हैं। अगला कहता है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। अर्थात ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन सी आर्थिक क्रिया की जाती है। ए प्राथमिक, बी तृतीयक, सी द्वितीयक, डी चतुर्थक। सही ऑप्शन प्राथमिक। गांव वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रिया की जाती है, जैसे कृषि, पशुपालन, वृक्षों की कटाई,
ये सब जो है खनन यह प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। अगला कहता है ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः किस प्रकार व्यवसाय में संलग्न होते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वह मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न होते हैं। उद्योग में, बी ए उद्योग में, बी शोध कार्य में, सी कृषि में, डी व्यापार में। सही ऑप्शन होगा सी कृषि कार्य में। 12वां कहता है इनमें से कौन सा विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। विन्यास के आधार पर गांव का प्रकार नहीं है। ए मैदानी ग्राम, बी पठारी ग्राम, सी तटीय ग्राम, डी पशुपालन ग्राम। सही होगा डी पशुपालन ग्राम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव। 5,93,000, बी 5,38,000, सी 5,68,000, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 5,93,000 गांव हैं। तो वहां कहता है कि टुंड्रा क्षेत्र में स्कीमों के द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाया गया अधिवास या बस्ती क्या कहलाता है। ए क्रोल, बी युगलू, सी यूर्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा इग्लू। पर्वतीय क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के द्वारा या बर्फ के टुकड़े के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, स्कीमों के द्वारा। एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र में प्रजाति पाई जाती है स्कीमों में, तो स्कीमों के द्वारा बनाया गया जो अधिवास है उसे इग्लू कहते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है विकास के आधार पर नगरों को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राचीन नगर के रूप में, मध्यकालीन नगर के रूप में, आधुनिक नगर के रूप में, और डी उपरोक्त में सभी। सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त में सभी सही। विकास के आधार पर नगरों को हम प्राचीन नगर के रूप में, मध्यकालीन नगर के रूप में और आधुनिक नगर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। 1 मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होना। 1 लाख से अधिक, बी 5,000 से अधिक, सी 10 लाख से अधिक, डी 10,000 से अधिक। तो 1 मिलियन सिटी या एक महानगर होने के लिए जनसंख्या 10 लाख से अधिक होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। 17वां एक मेगा नगर या मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ए 10 लाख, बी 50 लाख से कम, सी 50 लाख से अधिक, डी 1 लाख से कम। तो मिलियन सिटी या महानगर होने के लिए जनसंख्या 10 लाख से अधिक होना चाहिए, जबकि मेगा नगर या मेगा सिटी होने के लिए जनसंख्या 50 लाख से अधिक होना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है एक नगरीय क्षेत्र होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। सही ऑप्शन होगा सी 75%। 1991 में जो जनगणना हुआ उस जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया कि कम से कम जो वहां पर पुरुष श्रमिक है वह गैर कृषि कार्य में 75% कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या कम से कम 5,000 निवास करती हो और कम से कम उसका जो जनसंख्या घनत्व है वह 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे क्षेत्र नगर कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के नगरीय क्षेत्र में 75% लोग अगर गैर कृषि कार्य में संलग्न है तो वे नगरीय बस्ती कहलाते हैं। यूनानी शब्द मेगलोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए पैट्रिक गिटिच, बी जीन गोटमैन, सी लेविस मॉमफोर्ड, डी वाटर ग्रिफिन। तो यूनानी शब्द मेगलोपोलिस का प्रयोग जीन गोटमैन ने किया। सही। यूनानी शब्द मेगलोपोलिस का अर्थ क्या होता है। ए विशाल नगर, बी सुंदर नगर, सी औद्योगिक नगर, डी कृषि नगर। सही ऑप्शन होगा विशाल नगर। मेगलोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। ए प्रयागराज, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो प्राचीन नगर ए प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें से कौन सा धार्मिक नगर। ए जमशेदपुर, बी प्रयागराज, सी चंडीगढ़, डी गांधीनगर। सही ऑप्शन होगा बी प्रयागराज। 23 कहता है सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ए ग्रिफिथ टेलर ने, बी पैट्रिक गिटिच ने, सी अल्फ्रेड नोबेल ने, डी रैटजल ने। सही ऑप्शन होगा पैट्रिक गिटिच ने सन 1915 ईस्वी में। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। ए सिंगापुर, बी गया, सी वाराणसी, डी जमशेदपुर। सही ऑप्शन होगा डी जमशेदपुर। अर्थात वैसे नगर जो उद्योग कारण पूर्णतः विकसित हुए हैं ऐसे नगर को औद्योगिक नगर कहते हैं। तो जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में जमशेदपुर, जहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, यह पूर्णतः औद्योगिक कारण विकसित हुआ है इसलिए इसे औद्योगिक नगर कहते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन नगर है। ए शिमला, बी भिलाई, सी कानपुर, डी पटना। सही ऑप्शन होगा शिमला। ए शिमला पर्यटन नगर। मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा पर्यटन कहलाता है और इस रूप में विकसित जो नगर है उसे पर्यटन नगर कहते हैं। शिमला जो है पर्यटन नगर के रूप में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है नैनीताल, दार्जिलिंग और गोवा किस प्रकार के नगर हैं। ए प्रशासनिक नगर, बी शिक्षा नगर, सी पर्यटन नगर, डी धार्मिक नगर। सही ऑप्शन होगा पर्यटन नगर।
सही ऑप्शन होगा पर्यटन नगर। 27 कहता है विश्व में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए मुंबई, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी दिल्ली। सही ऑप्शन होगा बी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला कह रहा है 27 भारत में किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। सही ऑप्शन होगा बी मुंबई। अगला कहता है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। सही ऑप्शन होगा बी मुंबई। 29/2011 के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन सिटी थे? ए 53, बी 41, सी 42, डी 46। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 46 मिलियन सिटी या महानगर के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन सिटी थे? डी। सही ऑप्शन होगा डी। 2021 के अनुसार भारत में मिलियन सिटी की संख्या 53। तीसरा कहता है वर्तमान में विश्व की मेगा सिटी की संख्या कितनी है? ए 16, बी 20, सी 25, डी इनमें से कोई नहीं। सी 25। अगला कहता है कि धारावी मलिन बस्तियां किस नगर में स्थित है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। सही ऑप्शन होगा डी मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? ए धारावी, बी तलेचर, सी झबुआ, डी महिम। सही ऑप्शन होगा ए धारावी। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे विशालतम मिलियन सिटी कौन सा है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 34वां कहता है विश्व का सबसे पहला मेगा सिटी कौन सा है? ए लंदन, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी न्यूयॉर्क, डी चेन्नई। सही ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क।